गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, जिसके अंतर्गत हमने ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये पढ़ा। ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये सब देखा। उसके बाद हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक कल हमने देखा था। आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूप के बारे में, तो यहाँ पर हम आज डिफरेंट टाइप्स फॉर्म जो हैं किसी भी व्यावसायिक संगठन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्यावसायिक की भाषा में ऐसा कोई भी वैधानिक संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना तथा व्यावसायिक संपत्तियों पर स्वामित्व उत्पन्न करना है, व्यावसायिक संगठन कहलाता है। आधुनिक युग में व्यावसायिक संगठन स्वरूप देखने को मिलते हैं। आज चूंकि सरकार भी व्यवसायी के रूप में मैदान में उतर आई है, अतः समस्त व्यावसायिक संगठन को दो क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट या निजी क्षेत्र से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें समस्त व्यावसायिक संस्थाओं पर पूंजी एवं प्रबंध नियंत्रण की दृष्टि से निजी क्षेत्र का पूर्णाधिकार होता है तथा यह सहकारी नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। निजी क्षेत्र में आने वाले प्रमुख व्यावसायिक संगठन निम्न हैं। पहला, एकांकी व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सेकंड जो है वो है सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो व्यावसायिक संगठन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, वो सभी सरकारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत समाजवादी समाज का निर्माण, सुनियोजित आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से सार्वजनिक संगठनों का निर्माण किया जाता है। सार्वजनिक संगठन के अंतर्गत एक ऐसी संस्था आती है जिस पर या तो सरकार का स्वामित्व हो अथवा जिसकी प्रबंध व्यवस्था सरकारी तंत्र द्वारा संचालित की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न संगठन हैं। तो यहाँ पे जो सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन हैं, यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो जो हमारे ज़िले में एनएमडीसी है, वो क्या है, आपके सार्वजनिक क्षेत्र का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये समाजवादी समाज का एक निर्माण करता है, सुनियोजित आर्थिक विकास करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से सार्वजनिक संगठनों का निर्माण एवं कार्य किया जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न संगठन हैं। पहला, बोर्ड संगठन। किसी भी सरकारी उद्यम या बिजनेस को चलाने के लिए सरकार एक स्वतंत्र बोर्ड का गठन करती है जिसके अधीन उस बिजनेस को चलाया जाता है। दूसरा, विभागीय संगठन। ऐसे संगठन में सरकारी बिजनेस उसी मंत्रालय का विभाग माना जाता है जिस मंत्रालय से यह उद्यम संबंधित होता है। जैसे रेल डिपार्टमेंट, वो अपने अंतर्गत रेल कारखाना, रेल इंजन निर्माण कारखाना, बोगी निर्माण कारखाना, ये सारे उद्योग चलाती है। तो ये विभागीय संगठन के अंतर्गत आता है। तीसरा है सार्वजनिक निगम। ऐसे संगठन की स्थापना सरकार द्वारा संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है, जैसे जीवन बीमा निगम, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहते हैं। चौथा है सरकारी कंपनी। ऐसी कंपनी का पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है तथा उसकी पूंजी पर नियंत्रण सरकार का होता है।
पांचवा है मिश्रित उपक्रम, इसमें सरकार एवं निजी विनियोजकों द्वारा पूंजी संयुक्त रूप से लगाई जाती है। तो सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत या पब्लिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रारूप हम देखते हैं। पहला बोर्ड संगठन, दूसरा विभागीय संगठन, तीसरा सार्वजनिक निगम, चौथा सरकारी कंपनी और पांचवा है मिश्रित उपक्रम। तो अब यहाँ पर हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फॉर्म्स देखा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, निजी क्षेत्र के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक क्षेत्र के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम निजी क्षेत्र के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सप्लेन करने के तौर पे सबसे पहला जो देखते हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व या एकांकी स्वामित्व भी हम इसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसे समझाना चाहूँ बताने से पहले, तो जैसे किसी के जो किराना दुकान है, कपड़े की दुकान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जूते की दुकान है, पान ठेला है, चाय की दुकान है, कोई छोटा मोटा होटल है, रेस्टोरेंट है, तो ये जिन भी व्यक्तियों के द्वारा या जिस भी परिवार के द्वारा चलाया जाता है, तो ये सभी सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। और इन इन व्यवसाय पर जिस व्यक्ति के द्वारा ये व्यवसाय चलाया जा रहा है उसी का पूर्णाधिकार होता है, वही इस व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे उसे इस व्यवसाय में लाभ हो चाहे हानि हो या किसी भी प्रकार की ये घटनाएं घटें उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है। इस कारण इसे एकल स्वामित्व भी कहते हैं। आप बहुत सारे दुकानों के बोर्ड पे देखे होंगे कि PROP करके नाम लिखा रहता है, उस आदमी का मतलब प्रोप्राइटर, स्वामित्व किसका है तो उस फलाने आदमी का नाम रहता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एकल स्वामित्व में एकल या एकांकी व्यापार वाला संगठन व्यवसाय संगठन के समस्त रूपों में सबसे पुराना, सबसे सरल तथा कुछ दशाओं में सर्वाधिक स्वाभाविक व्यावसायिक संगठन है। एकांकी व्यापार को एकल स्वामित्व, व्यक्तिगत उपक्रम, साहस एवं व्यक्तिगत व्यवसाय भी कहते हैं। यह व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसको एक ही व्यक्ति स्थापित करता है। इस प्रकार के संगठन में अकेला व्यक्ति अपनी निजी पूंजी को निवेश करता है, अपनी स्वयं की दक्षताओं तथा अनुभव का प्रयोग करते हुए उस इकाई का प्रबंधन करता है। अंततः इसके परिणामों हेतु वही व्यक्ति अकेला उत्तरदायी होता है, वही जोखिम उठाने वाला, क्योंकि सारे कार्य उसी के द्वारा उसी के नाम से किए जाते हैं, अतः उसके लिए वही उत्तरदायी होता है और उसके उत्तरदायी असीमित होते हैं। एल.एच. हेन के अनुसार, एल.एच. हेन जो विचारक हैं वो एकल स्वामित्व को लेकर जो उनके विचार हैं वो इस प्रकार हैं कि संगठन का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है जो उसका संचालन करता है एवं उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। व्यापार की असफलता की जोखिम का भार भी उसके ही कंधों पर रहता है। डॉक्टर जॉन ए सुबिन के अनुसार एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति समस्त व्यवसाय का संगठन करता है, उसका स्वामी होता है एवं वो अपने निजी नाम से व्यापार का संचालन करता है। तो आप जो भी अपने मोहल्ले में अगल बगल मार्केट में देखते हो दुकान, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल स्वामित्व के ही अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे एकल स्वामित्व की जो विशेषताएं हैं वो निम्न हैं। पहला, प्राचीनतम तथा सरलतम प्रारूप। यह व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम तथा सरलतम प्रारूप है। दूसरा, एकाधिपत सोल प्रोप्राइटरी। एकांकी व्यापारी सबका स्वामी होता है तथा समस्त जोखिम उठाता है। तीसरा, वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति। व्यापार के आरंभ में किसी भी वैधानिक कार्यवाही जैसे पंजीयन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यदि मुझे पान का ठेला लगाना है तो उसके लिए मुझे कानूनी रूप से मान्यता या लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ेगा। मैं जगह देख के अपनी गुमड़ी लगा के वहाँ पे पान ठेला या छोटा मोटा होटल खोल के अपना व्यवसाय शुरुआत कर सकता हूँ। तो ये वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त होता है। पूंजी पर एकाधिपत। इसमें लगाई जाने वाली समस्त पूंजी का प्रबंध वह स्वयं ही करता है। इसके लिए वह अपनी समस्त पूंजी लगाता है। व्यवसाय तथा उसके स्वामित्व में कोई अंतर नहीं। व्यापार के चुनाव में स्वतंत्रता, विशिष्ट व्यवसायों के लिए उपयुक्तता, सीमित कार्यक्षेत्र, ऐच्छिक प्रारंभ और अंत, असीमित उत्तरदायित्व।
मतलब व्यवसाय तथा उसके स्वामित्व में कोई अंतर नहीं होता है। जो व्यवसाय करता है वही उसका स्वामी होता है। व्यापार के चुनाव में स्वतंत्रता होता है। आप स्वतंत्र हैं कि आप किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं। आप कपड़े का दुकान खोलना चाहते हैं, आप जूते की दुकान खोलना चाहते हैं, आप किराना दुकान खोलना चाहते हैं, अनाज का दुकान खोलना चाहते हैं, चाय नाश्ते के लिए होटल खोलना चाहते हैं, खाने के लिए रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। आप स्वतंत्र होते हैं अपने व्यापार के चुनाव के लिए। विशिष्ट व्यवसायों के लिए उपयुक्तता होती है। सीमित कार्य क्षेत्र होता है। आपका जो कार्य क्षेत्र है वो आपके दुकान के ही प्रति होता है कि दुकान में नए सामान की आपूर्ति करना, आने वाले ग्राहकों को सुविधाजनक और अपने सामान के द्वारा संतुष्ट करना, यही होता है। अच्छे प्रारंभ और अंत आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कब अपने दुकान की शुरुआत करें और कब उसको, मतलब सुबह कितने बजे खोलते हैं, शाम को कितने बजे बंद करते हैं, ये आपके ऊपर होता है। और 10वां है असीमित उत्तरदायित्व, मतलब जितने भी उस व्यवसाय से जुड़े दायित्व हैं उन सभी के लिए आप ही एकल उत्तरदायित्व होते हैं। अब है एकल स्वामित्व के लाभ, मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या क्या लाभ हैं एकल स्वामित्व के? तो पहला है सुगम निर्माण, इजी फॉर्मेशन का होना। दूसरा सरल प्रबंधन, इजी मैनेजमेंट का होना। तीसरा है कार्य में अधिक रुचि, मोर इंटरेस्ट इन वर्क का होना। पूर्ण गोपनीयता, परफेक्ट सेक्रेसी का होना। व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा होना, पर्सनल रिलेशन बढ़ना। निर्णय की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन डिसीजन। व्यवसाय में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन बिजनेस का होना। समस्त लाभ पर एकाधिकार रखना और साधनों के प्रयोग में मितव्ययिता रखना। मतलब ये इजी फॉर्मेशन है, आप आसानी से अपना दुकान खोल सकते हैं, इजी मैनेज कर सकते हैं। जो आपने कार्य सोचकर दुकान खोला है उस अपने मन के हिसाब से, तो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आपके अपने कार्य में। आप अकेले व्यवसाय कर रहे हैं तो पूर्ण गोपनीय होगा। ठीक है, व्यक्तिगत संबंध, लोग आएंगे, ग्राहक आपके संबंध उनसे प्रगाढ़ होंगे। फ्रीडम इन डिसीजन, आप अपने दुकान के लिए स्वयं निर्णय ले सकते हैं। व्यवसाय में स्वतंत्रता, समस्त लाभ पर एकाधिकार और साधनों के प्रयोग में मितव्ययिता रखना। एकल स्वामित्व के दोष, डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सीमित व्यवसाय, लिमिटेड बिजनेस का होना, मतलब आप जो एक दुकान खोले हैं तो सिर्फ उतना ही बिजनेस होगा आपका। सीमित प्रबंध चातुर्य, लिमिटेड मैनेजेरियल टैक्स का होना, मतलब आपने किराना दुकान खोला है तो आप किराना से संबंधित ही जान मैनेजर आपके पास प्रबंधकीय गुण होंगे। दूसरे व्यवसाय के हिसाब से आपके पास कम जानकारी होगा। गोपनीयता से संदेहों को बढ़ावा मिलना। सीमित व्यापार क्षेत्र होना, लिमिटेड बिजनेस स्कोप का होना। सीमित साख योग्यता, लिमिटेड क्रेडिट वर्थनेस रखना। और लार्ज बिजनेस के लिए अनुपयुक्त होना। तो ये सारे डीमेरिट्स होते हैं एकल स्वामित्व के लिए। उसी प्रकार प्राइवेट क्षेत्र के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा रूप है वो है पार्टनरशिप, जिसे हम साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी समझौते के अनुसार अपने श्रम, कुशलता व पूंजी का प्रयोग मिलजुल कर करते हैं। इस संगठन का प्रत्येक सदस्य साझेदार होता है। पार्टनरशिप का निर्माण पार्टनरशिप के बीच मौखिक अथवा लिखित अनुबंध के द्वारा होता है। इस प्रकार विशेष योग्यता वाले व्यक्ति परस्पर लाभ के लिए किसी व्यवसाय को चलाने हेतु जब संगठित होते हैं तो ऐसा संगठन पार्टनरशिप व्यवसाय कहलाता है। तो पार्टनरशिप जो होता है, पार्टनरशिप से आप सभी इस वर्ड से जानकारी रखते हैं। पार्टनर मतलब आपका साझेदार। जैसे जो दो दोस्त होते हैं वो भी एक पार्टनर होते हैं, जो आप आपस में एक दूसरे की बात की साझेदारी रखते हैं, घूमना फिरना साथ में करते हैं। उसी प्रकार जब समान विचारधारा वाले दो लोग आपस में मिलकर अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करके कोई समान व्यवसाय चालू करते हैं तो वो उस व्यवसाय के पार्टनर या साझेदार कहलाते हैं। तो साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी समझौते के अनुसार अपने श्रम, कुशलता व पूंजी का प्रयोग मिलजुल कर करते हैं। इस संगठन का प्रत्येक सदस्य साझेदार होता है। पार्टनरशिप का निर्माण पार्टनरशिप के बीच मौखिक अथवा लिखित अनुबंध, एग्रीमेंट होता है। या तो आप मौखिक एग्रीमेंट कीजिए या लिखित अनुबंध के द्वारा होता है। इस प्रकार विशेष योग्यता वाले व्यक्ति परस्पर लाभ के लिए किसी व्यवसाय को चलाने हेतु जब संगठित होते हैं तो ऐसा संगठन पार्टनरशिप व्यवसाय कहलाता है। यहाँ भी पार्टनरशिप के बारे में बहुत सारे विचारकों के अपने अपने विचार हैं, जिनमें मुख्यतः दो विचार हमने यहाँ पर लिया है। पहला, किम्बाल के अनुसार पार्टनरशिप क्या होती है? तो किम्बाल के अनुसार एक साझेदारी अथवा फर्म व्यक्तियों का एक समूह है जिन्होंने किसी व्यावसायिक उपक्रम को चलाने के उद्देश्य से पूंजी अथवा सेवाओं का एकीकरण किया है। मतलब किम्बाल कह रहे हैं कि साझेदारी
अथवा जो फर्म है व्यक्तियों का एक समूह होता है जिन्होंने किसी व्यावसायिक उपक्रम को चलाने के उद्देश्य से पूंजी अथवा सेवाओं का एकीकरण किया है। एल.एच. हेन के अनुसार पार्टनरशिप क्या है? तो साझेदारी अथवा उन व्यक्तियों के मध्य एक समझौते के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिन्होंने निजी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को मिलाने चलाने का अनुबंध किया है। मतलब ये कहते हैं कि एक समझौता होता है जो निजी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को मिलाने व चलाने का अनुबंध किया गया है। तो भारत में भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार ही साझेदारी संचालित होती है। मतलब इंडिया में जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो इंडिया में भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों नियमों के अनुसार ही साझेदारी या पार्टनरशिप को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार। तो यहाँ पे साझेदारी मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है साधारण साझेदारी, जनरल पार्टनरशिप। जिन फर्मों का नियमन व नियंत्रण भारतीय साझेदारी अधिनियम 19 के द्वारा किया जाता है उसे साधारण साझेदारी या जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। दूसरा, सीमित साझेदारी, लिमिटेड पार्टनरशिप। जिन फर्मों में कुछ सदस्यों का दायित्व तो उनकी पूंजी मात्रा तक सीमित रहती है उसे लिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं। तीसरा है निश्चित अवधि के लिए साझेदारी, फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप। किसी फर्म की स्थापना किसी निश्चित अवधि के लिए की जाती है और अवधि के बाद फर्म समाप्त हो जाता है। मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जिस फर्म को हम इस्टेब्लिश करते हैं और उस टाइम पीरियड के बाद वो फर्म अपने आप समाप्त हो जाता है, तो ये फिक्स टर्म पार्टनरशिप कहलाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट साझेदारी, स्पेशल पार्टनरशिप। जब किसी विशिष्ट व्यवसाय या विशेष कार्य के लिए साझेदारी का निर्माण किया जाता है तो उसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। पांचवा है ऐच्छिक साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ विल। जब किसी साझेदारी का निर्माण अनिश्चित काल के लिए कोई व्यवसाय करने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे ऐच्छिक साझेदारी या पार्टनरशिप ऑफ विल कहते हैं। तो 5 प्रकार का साझेदारी बिजनेस होता है। क्लियर? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की क्या विशेषताएं हैं? तो साझेदारी की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये हैं कि ये पहला, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा, साझेदारों के बीच वैध अनुबंध होना। तीसरा, वैध व्यापार का होना। चौथा, व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना। पांचवा, व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटना। छठवां, व्यवसाय का संचालन होना। सातवां, असीमित दायित्व। आठवां, पारस्परिक एजेंसी। नौवां, फर्म का पंजीयन कराना। और 10वां, पृथक अस्तित्व का अभाव। मतलब इसमें साझेदारों का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, वो एक फर्म के रूप में कार्य करते हैं। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के लाभ। तो साझेदारी के जो प्रमुख लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, निर्माण में सुगमता व सुविधा का होना। दूसरा, अधिक पूंजी एवं साधन का उपयोग करना। तीसरा, प्रबंध में समन्वय बनाए रखना। चौथा, रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य नहीं होना। पांचवा, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सम्मिश्रण होना। छठवां, अवयस्क साझेदारों को संरक्षण मिलना। तो यहाँ पे जो साझेदारी के लाभ हैं वो यही हैं कि जो भी आप निर्माण कर रहे हो, जो भी फर्म क्रिएट कर रहे हो, वो बहुत ही ईजिली और सुविधाजनक होता है। अधिक जितने ज़्यादा साझेदार होंगे उतनी अधिक पूंजी और साधन आपको मिलेंगे जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। प्रबंध में जो भी मैनेज करना है उसमें आप आपसी कोऑर्डिनेशन बनाए रखना ज़्यादा इजी होगा। रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य नहीं होना, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सम्मिश्रण होना और अवयस्क जो साझेदार होंगे, पार्टनर होंगे, उनको संरक्षण मिलना। उसी प्रकार से डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप जो है साझेदारी के दोष, वो है पहला, अनिश्चित अस्तित्व का होना। मतलब ये कितने देर तक आपकी साझेदारी चलेगी ये बता नहीं सकते। असीमित दायित्व का होना, सीमित साधन होना, प्रबंध में मतभेद एवं शिथिलता का होना, हित स्थानांतरण में कठिनाई का होना, प्रेरणा का अभाव होना, बड़ी व्यावसायिक योजनाओं के लिए अनुप्रयुक्त होना और साधनों के अपव्यय की संभावना है। तो ये जो 8 पॉइंट हैं, अनिश्चित अस्तित्व का होना, असीमित दायित्व का होना, सीमित साधन होना, प्रबंध में मतभेद एवं शिथिलता का होना, हित स्थानांतरण में कठिनाई का होना, प्रेरणा का अभाव होना, बड़ी व्यावसायिक योजनाओं के लिए अनुप्रयुक्त होना और साधनों के अपव्यय की संभावनाएं, ये सभी साझेदारी के दोष हैं। तो यहाँ पे जो
मैंने आपको निजी व्यावसायिक संगठन के बारे में बताया। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों को और जो नोट्स मैंने दिया है उसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।